अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो ईद उल अज़हा की कुर्बानी की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। लोग उसके लिए कोशा हैं, कोई कुर्बानी का जानवर लाने की बात कर रहा है, कोई घर में उसको किस तरह उसकी कुर्बानी होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन तमाम डिटेल्स को फाइन ट्यून किया जा रहा है। जो आपका रेगुलर कसाई है उसको कॉल करके याद दिलाया जा रहा है। लेकिन सब के बीच में आज जो अहम तरीन दिन है हम उसको कमेमोरेट कर रहे हैं हमारे स्पेशल शो में, क्योंकि आज है जी यौम अरफात, यानी 9 ज़िलहज, और यकीनन सऊदीया में 9 ज़िलहज, जहाँ पे हम देखते हैं कि आज आज़मीन हज अरफात की पहाड़ी का रुख करेंगे, वहाँ क़याम करेंगे और ज़वाल से लेके असर तक अल्लाह ताला की बारगाह में खूब दुआएं करेंगे। जिस तरह के हमें पता है कि यौम अरफात पे जो शख्स भी अरफात तक पहुँच गया उसके लिए ये हज का इतना अहम रुकन है, इतना अहम इसके मनासिक हैं कि वो उसको फिर हजी करार दिया जाता है। एक अलग यानी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ, एक अलग ही मंज़र होता है कि आप एक ज़बान होकर एक जैसा लिबास पहनकर जब अरफात के मैदान में पहुँचते हैं, और कुछ उनमें से यकीनन लोग मस्जिद नमरा का रुख करते हैं या अरफात की पहाड़ी पर मौजूद होते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी इल्तिजाओं को बुलंद कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही समा होता है। कई मुफस्सरीन इसके बारे में बात करते हैं कि आपको दुनिया में ही यौम जज़ा का एक मंज़र दिखाया जाता है कि किस तरह हर इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही नामाए अमाल की पड़ी होगी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही कोताहियों पर पेशेमा होगा और अपने रब की बारगाह में हाजिर होगा। आज के इस दिन यकीनन अगर आप अरफात के मैदान में नहीं भी हैं तब भी इस दिन की अहमियत इस कदर है कि ये दुआओं की कबूलियत का दिन है। आइए इसी बात से आगाज़ करते हैं और आपको ये बताएं कि हमारे आज के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे अल खिदमत फाउंडेशन, जिनसे एक दफ़ा फिर हम कुर्बानी के हवाले से बात करेंगे। आपको बताते चलें कि 2024 में अल खिदमत फाउंडेशन ने तकरीबन 1800 से ज़ायद गायें और 1100 से ज़्यादा बकरे जो हैं वो फ़लस्तीन के मद में उनकी वहाँ पे कुर्बानी के लिए भेजे थे। ये किस तरह मुमकिन हो पाता है, क्योंकि इस वक्त हर मुसलमान दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हो, गज़ा में मौजूद अपने निहत्ते मुसलमान बहनों और भाइयों के दर्द में शामिल है। तो अगर आज आप इस जज्बा ईसार के साथ ईद कुर्बान पे उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, उनको अपनी खुशियों में शामिल करना चाहते हैं, तो ये किस तरह मुमकिन बना रही है अल खिदमत फाउंडेशन, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम द अल खिदमत फाउंडेशन द डायरेक्टर जनाब सलमान शेख साहब। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि फ़लस्तीन गज़ा के मुसलमानों के लिए जो खिदमत अल खिदमत फाउंडेशन कर पा रही है, ये किस तरह मुमकिन है? मैं जिस हद तक जानती हूँ कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं भी थी तब भी आपकी ऑन ग्राउंड कुछ इमरजेंसी सर्विसेज के साथ राब्ते रहते हैं जी। जो ही इस कार्य खैर को मुमकिन बनाते हैं, लेकिन इसकी मज़ीद तफसीलात बताइएगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सिद्रा। अल खिदमत ज़ाहिर है कि अल खिदमत का एक तारीख़ है, क्रेडिबिलिटी है, फिर बहुत सारे इवन पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कि जब भी कोई क्लाइमेटीज़ आई हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आई हैं, तो जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना वो फिर अल खिदमत के साथ ही ज़्यादातर ऑन बोर्ड होती हैं, क्योंकि अल खिदमत के पास पूरे मुल्क के अंदर एक बड़ा वसी नेटवर्क है और बहुत सारे हज़ारों वॉलंटियर्स हैं। तो सबसे अच्छा जिसके पास ग्राउंड नेटवर्क होता है, यही वजह है कि अल खिदमत की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो बिलखुसूस आपने फ़लस्तीन की और गज़ा की बात की, तो वहाँ पर टर्किश बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इजिप्शियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो ज़ाहिर है कि जिनको इस बात की इजाज़त है कि वो पैलेस्टाइन के अंदर या गज़ा के अंदर वहाँ जाके काम कर सकें, उनको एक्सेस हासिल जी एक्सेस हासिल है। और इसके अलावा क्योंकि हमारा नेटवर्क बना हुआ है और जब थोड़े से बेहतर हालात थे 1.5 साल पहले से, तो वहाँ ख़ुद बराह रास्त भी बहुत सारी जो अंदर की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन थी उनसे भी वो हमारी पार्टनर्स थी। बस ये सूरत हाल सबके सामने है और आज मैं देख रहा था कि तकरीबन 56,000 शहादतें हो चुकी हैं और बहुत ही उस सूरत हाल के अंदर ज़ाहिर है कि ये भी हम सब जानते हैं। और सुबह सुबह एक और अफसोसनाक ख़बर हमने देखी कि जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो 15 मुल्कों ने जो करारदाद पेश की जंगबंदी की, लेकिन वो अमेरिका ने सिर्फ वाहिद वीटो कर दिए और जो है वो उसमें मुतालबा यही था कि भाई जंगबंदी की जाए और इमदादी सामान जो है अंदर पहुंचाया जाए। बहरहाल इस सूरत हाल के अंदर हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि हम
बाहर बैठ के जो बेस्ट पॉसिबल हो, जो रास्ता निकले, जिस तरह से रास्ता निकले। बिल्कुल। मैं आपको बताना मैं ये बल्कि लोकली भी आप जानना चाहूँगी, यकीनन अल-खिदमत की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं ग़ज़ा के लिए, वो हम सब छुपी हुई नहीं है। मुझे याद है कि ये 1 साल 1.5 साल पहले जब से ये जेनोसाइड की सूरत हाल बनी है, वाहिद एक इदारा पाकिस्तान में मुस्तनद इदारा जो कह रहा है कि अगर आप इमदाद इनके थ्रू ग़ज़ा के मुसलमानों तक पहुँचाना चाहते हैं, उनकी कुछ रिलीफ़ के लिए काम करना चाहते हैं, तो इनके पास वो ग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगी सलमान साहब, हदफ आप हमेशा बनाते हैं, तो इस साल मुझे बताया जा रहा है कि 6000 बड़े जानवर और 4000 के करीब बकरे या छोटे जानवरों की कुर्बानी का इरादा किया है, हदफ तय किया है। लेकिन कल ही की मैं रिपोर्ट्स देख रही थी कि इस वक्त कुर्बानी का जानवर कई वजूहात की वजह से इस कदर महंगा है कि बहुत सारे लोगों की परचेजिंग पावर में वो नहीं है। आपकी कीमतें मैं देख रही हूँ कि कदरें कम हैं, इसकी क्या वजह है और ये कैसे पॉसिबल होता है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। वो तो हमारा भी तजुर्बा होता है, तो अब ऐसा लगने लगा कि हर साल कोई 20-30% आपने कम से कम भी इजाफी बजट रखना है अपनी कुर्बानी का। बिल्कुल ठीक बात है। आप जानती हैं कि करोड़ों लोग ऐसे हैं इस मुल्क में कि जो शायद सिर्फ ईद का इंतज़ार करते हैं गोश्त खाने के लिए, और ज़ाहिर इस बात को हम जानते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बहुत मुश्किल काम भी है, इतनी सारी कुर्बानियाँ मैनेज करना। गोश्त होता है, बहुत छोटी सी लाइफ होती है, उसको सही पहुँचाना। ज़ाहिर है कि अल-खिदमत के साथ एक है ना इंतज़ाम, मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन जुड़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हम तैयारी ना बहुत पहले से करते हैं। यानी हमने बहुत सारे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो फार्मिंग सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं। बहुत सारी हमने ख़ुद भी कई जगहों के ऊपर फार्मिंग का कोई सिस्टम बनाया। फिर बहुत सारे स्लॉटर हाउसेस हैं, मुख्तलिफ़ तरह के अरेंजमेंट्स हैं जो छोटी सतह से लेके बड़ी सतह तक किए जाते हैं। और इन सब का जो है वो यूँ समझें कि सौदा या रेट्स ये बहुत पहले से तय हो जाते हैं। तो ये जो फ़ौरन से इन्फ्लेशन आती है उसका इम्पैक्ट कम से कम आ रहा होता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो 10,000 कुर्बानियाँ हैं ये सिर्फ पैलेस्टाइन के लिए है ना, कि वहाँ पर। और ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी जो अल-खिदमत के हमारे प्रेसिडेंट है डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, पिछले साल भी उन्होंने अपनी ईद जो है वो काहिरा में, मिस्र में की। और वहाँ चूँकि आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में मुहाजिरीन हैं जो गज़ा से हैं और वेस्ट बैंक से हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा लबनान में, उर्दन में, मुख्तलिफ़ जगहों पर ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब ये गोश्त वहाँ कैसे पहुँचाया जाए, यहाँ पर एक पूरा एक मेकैनिज़म बनाया गया जिसके ज़रिए एक बड़े पैमाने पे गोश्त, एक तो वो कुर्बानी है जो डायरेक्ट कायरो में की जा रही हैं, वहीं पर ही जानवरों को परचेज़ किया जा रहा है। और वहीं बहुत सारे ऐसा भी सिलसिला बनाया गया है कि हमने गज़ा में ही जो है वो कुछ पैसे वहाँ पर पहुँचा दिए कि जो जहाँ से लोग ख़रीद सकते हैं, वो कि वो बहुत ही महंगा जानवर उनको मिलता है, यानी लाखों रुपए में एक बकरा मिलता है। मैं शायद आज सुबह कीमत देख रहा था तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का पाकिस्तानी रुपए का वहाँ एक बकरा पड़ रहा था। तो वहाँ पे भी हम, ये तो मुख्तलिफ ज़राएँ, तो 10 पैक में यहाँ से सामान जो पैक होके NDA में और मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलके वहाँ सारा सामान जाता है। फिर बहुत सारे जो बड़ा हमारा नेटवर्क या बड़ा हमारा हब है वो जो है इजिप्ट में मौजूद है। इस वक्त भी प्रोफेसर हफीज़ुर रहमान साहब इजिप्ट में मौजूद हैं और वो पूरी अपनी कुर्बानी की जितनी सारी अरेंजमेंट है वो देख रहे हैं। और ज़ाहिर एक बहुत बड़ी फूड सोर्स होती है जिसको अल-खिदमत बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने की कोशिश करती है। कैन आई आस्क यू अ डिफरेंट क्वेश्चन सलमान साहब, क्योंकि आप इस पूरे प्रोसेस को देखते हो, साल भर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसकी कई पेचीदगियाँ, कई अपॉर्चुनिटीज़ से आप वाकिफ़ होंगे। मैं अक्सर इस बात पे हैरत ज़दा होती हूँ कि दुनिया भर में जो हलाल गोश्त के बड़े एक्सपोर्टर्स माने जाते हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं हैं। यानी वो या तो कोई यूरोपियन मुल्क है, अगर नंबर 2 की बात की जाए तो भारत इस वक्त उसके नंबर 2 पे आया हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंपनीज, इंटरेस्टिंगली अगर मैं भारत में भी देखती हूँ तो दे आर नॉट मुस्लिम ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या वजह है कि हमारे जैसा मुल्क, यानी हम कैटल फार्मिंग भी करते हैं, बेहतरीन हमारे पास मौके मौजूद हैं कि हम इन कैटल को रेस कर सकते हैं, कुर्बानी में हम इतना बड़ा हिस्सा डालते हैं, लेकिन साल हर साल हम इसी प्रोसेस को बेहतर बनाकर, व्हाई कांट पाकिस्तान बिकम एन एक्सपोर्टर फॉर हलाल मीट? असल में ज़ाहिर है कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन यही है कि जिस तरह से एक ख़ास तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है और जहाँ पर एक हमारे यहाँ एक ऑर्गेनिकली जिस तरह से जो है वो जानवर पलते थे, बनते थे, या
उस तरह से तो इंडस्ट्रियलाइज तो इस तरह से हम देखते नहीं हैं पाकिस्तान में, बजाय इसके कि वो आगे बढ़ता मामला वो जो है ना रिग्रेस हो रहा है, बिल्कुल कम होता जा रहा है। इस दफ़ा मैंने देखा कि मंडी में मौजूद जितने ये मवेशी वाले हैं उनका कहना है कि जानवर महंगा इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ ट्रेड पे रुकावट है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। तो क्या वजह है कि 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, जो कि ज़्यादातर हमारी सबकी ऑफ कोर्स यकीनन प्रेफरेंस हलाल मीट है, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी दैट लिव्स इन पाकिस्तान, तो हम अपनी ज़रूरियात के साथ साथ दुनिया की ज़रूरियात क्यों नहीं पूरा कर सकते? बिल्कुल देखें, अब ये वही बात आती है कि हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसको अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। और हमारे यहाँ तो ज़राई मुल्क कहलाता है, हमारे यहाँ तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन बदकिस्मती कह लें आप इसको कि उस तरह से तवज्जो नहीं है हमारे यहाँ कि जिस तरह। और अब मैं तो बहुत पाकिस्तान भर में इधर उधर जाता हूँ, पहले तसव्वुर होता था कि भाई गाँव वगैरह में ना वो कभी दूध ख़रीदते थे ना वो गोश्त ख़रीदते थे, उनकी अपनी मुर्गियाँ बकरे खुद कफील, यानी फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान में कभी भी मसला नहीं थी। और अब हम देखते हैं कि इवन इन देही इलाकों के अंदर भी अब फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मसला बनती जा रही है। हम देखते हैं कि उनको गंदम भी ख़रीदना पड़ रहा है, उन्हें गोश्त भी ख़रीदना पड़ रहा है, उन्हें दूध भी ख़रीदना पड़ रहा है। जो कहते थे ना कि घर की बिल्कुल खेती थी कि कोई मसला ही नहीं है, कि ये तो एक सर्कुलर इकोनॉमी चल रही थी कि खुद ही आपने उगाया, खुद ही आपके पास जानवर है एंड यू वर फाइन विद दैट। तो तवज्जो नहीं है, प्लान किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, टेक्नोलॉजी को जो है वो लाया जाए। पूरी दुनिया में आप खुद भी देखती होंगी और हम जाते हैं देखते हैं कि इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, एक पूरा सिस्टम बने हुए। मैं कोई 10-12 दिन पहले ही जो है स्कॉटलैंड में मैं जा रहा था, तो वहाँ इतना मुझे खुद हैरत हो रही थी कि हमें ऐसा लगता है यहाँ बैठ के कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो जो है ना वो बड़ा ऐसा बस हमारे यहाँ गाय भैंस होती है, लेकिन मैंने इतनी बड़ी तादाद में जानवर देखे हैं। लेकिन उन्होंने इतने ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किए हुए थे, फार्मिंग की हुई थी, वो शीप्स थी, वो बड़ी ज़बरदस्त वाली गाय थी। एक और सवाल करना चाहूँगी सलमान साहब, पूरी दुनिया में सुन्नत इब्राहिमी के तहत लोग यकीनन कुर्बानी करते हैं, पाकिस्तान में उसका एक आपको अलग ही रंग नज़र आता है। इस वक्त अगर मैं सिर्फ कराची शहर की बात करूँ, किसी के पास भी 3-4 जानवर भी हैं या 5-6 जानवर हैं, वो कोने में खड़ा उनको फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा है। यही हाल अब हम कल के बाद देखेंगे जब इनकी कुर्बानी का मामला होगा। कोई अपनी दहलीज़ पे कुर्बानी करना चाहता है, कोई घर के करीब ग्राउंड में करना चाहता है, फिर एक सिलसिला तनकीद का शुरू होगा कि इनकी अलाइशें क्यों नहीं रिमूव की गई। ओवर द लास्ट 75 ईयर्स हम क्यों नहीं इस सिस्टम को बेहतर बना सकें, और क्यों हमारे यहाँ सोशल बिहेवियर यानी जो हमारे माशरती रवैये हैं उसमें सिविक सेंस भी नहीं है, ना हम हाइजीन को देख रहे हैं, ना हम ये देखते हैं कि कितना ज़्यादा ताफुन, मुख्तलिफ बैक्टीरिया, वायरसेस इसके थ्रू फैल सकते हैं। आप इतने बड़े पैमाने पर कुर्बानी करते हैं एंड यू राइट, यू हैव अ स्लॉटर हाउस, आप उनकी जो अलाइशें जिनको फेंकना है करना है उसको भी पूरा देख रहे हैं। वाई कांट वी डू दैट एट अ नेशनल लेवल? देखें, यही मैं तो कहूँगा कि पहली बारी जो है ना गवर्नेंस की होती है। ज़ाहिर आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी भी होती है, लेकिन हमारी जैसे मुल्क में जहाँ पर अवेयरनेस नहीं, इवन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी अच्छी तरह से ज़िम्मेदाराना तरीके से नहीं करते। मैं समझता हूँ कि पहला मरहला गवर्नेंस का बहरहाल मौजूद है, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है ना कोई। यानी आप बताएं ना, कराची में क्या हुकूमत ऐसी, मुझे नहीं मालूम, अगर शायद देती हो कि फैसिलिटी देती हो जैसे दीगर ममालिक में होता है कि आपने अपनी कुर्बानी रजिस्टर्ड करा ली है, सर्टन स्लॉटर हाउसेज़ हैं, लोग लाते हैं। दुबई और इधर उधर भी लोग अपने जानवर थोड़ी देर के लिए लाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, लेकिन वहाँ ले आते हैं। एक सिस्टम बना होता है, और वहाँ आप ये नहीं है कि आपने रोड पे, लेकिन आपके पास तो इतने हज़ारों जानवर हैं और आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। अलखिदमत का बहरहाल है कि बहुत हमारे यहाँ इस बात को ज़ाहिर है कि अलखिदमत का एक हेल्थ बहुत बड़ा शोबा है, कोई और कहे ना कहे, लेकिन वो जो हमारा अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, वो हमें बहुत तंग करता है कि नहीं, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए, सारी जो है वो हाइजीनिक जितनी सारी, और ज़ाहिर है कि गोश्त और बैक्टीरिया का बिल्कुल ऐसा साथ है, आप बेहतर जानती हैं। तो उसमें हमारे यहाँ इवन बहुत सारी, अभी तो हम उस कुर्बानी का जिक्र नहीं कर रहे जो इज्तिमाई कुर्बानियाँ हमारे यहाँ लोकलाइज कम्युनिटीज़ में होती हैं कि लोग जो है कहते हैं 2 हिस्से हमें पहुँचा दें, उसको भी इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि प्रॉपर जो है वो स्लॉटर हाउसेस बनाए जाते हैं, वहाँ हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, वहाँ बहुत सफाई का ख्याल रखा जाता है, फौरी तौर पे आलाइशें जो है वो हटा दी जाती हैं। कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 टाउन जो है कराची में जमात इस्लामी के पास है, तो वहाँ पर तो आप मुनासिब कीमतों में अगर आप सुन्नत इब्राहिमी का फ़र्ज़ भी अदा करना चाहते हैं तो आप यकीनन अलखिदमत की खिदमत ले सकते हैं, वहाँ के थ्रू कुर्बानी करा सकते हैं।